हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान के और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ। तो सभी लोग जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइए, और जो लोग भी क्लास में आ चुके हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पर, ये आपको बताना है। बताइए भाई क्या होगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइए भाई, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है क्या, उत्तीर्ण होने का संशय होता है, ये आपको बताना है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, इसलिए प्रश्न का उत्तर आपको बताना है जल्दी से। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, अनुत्तीर्ण होने की क्या होती है, आशंका होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, इन पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है कौन सा है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार, बताइए। चलिए, तो देखिए बात करें यहाँ पर बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, इस पंक्तियों में जो है ये उपमा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर, उपमा अलंकार। जो आंसू है वो उपमेय है। ठीक है, आंसू क्या है, आंसू आपका उपमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। शुद्ध शब्द आपको बताना है। कई बार आपने ये कई सारी परीक्षाओं में भी देखा होगा कि विरहिणी किस प्रकार लिखा जाता है, और मैं भी आपको कई बार करवा चुका हूँ। तो विरहिणी बात करें किस तरह लिखा जाता है, तो विरहिणी तो इस प्रकार लिखा जाता है, विरहिणी तो इस प्रकार लिखा जाता है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। बात करें यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी गलत है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, सॉरी सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय मनाएगा। क्या मनाएगा, स्वर्ण जयंती। यानी कि कुल मिला के आपको बताना है कि 25 वर्ष के बाद क्या मनाया जाता है। ठीक है, स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, रजत जयंती, कांस्य जयंती या हीरक जयंती। पहली बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 50 साल अगर यहाँ पर लिखा होता तो आप लोग क्या जवाब देते, स्वर्ण जयंती। 50 साल बाद जो है वो स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। 25 साल की बात करें तो रजत जयंती मनाई जाती है, आपको याद रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का। आधुनिक काव्य के छायावादी कवि कौन से नहीं है, बताइए भाई। आधुनिक काव्य के छायावादी कवि कौन नहीं है, तो आप सभी को पता है भाई कि जयशंकर प्रसाद तो हैं, ये छायावादी कवि हैं आधुनिक काव्य के। उसके बाद यहाँ पर निराला भी हैं और सुमित्रानंद पंत भी हैं। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र छायावादी कवि नहीं है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए भाई, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर करेंगे और लाइव स्टूडेंट की तादाद जितने भी है डबल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें आपको सर्वनाम बताना है भाई कौन सा है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा करोगे, तो जैसा और वैसा यहाँ पर एक संबंध नज़र आ रहा है। तो कभी भी संबंध नज़र आए वाक्य में, जैसा करोगे वैसा करोगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि मुहावरे किसे कहते हैं, आपको बताना भाई। मुहावरे की इसमें आपको परिभाषा बताना, एक तरह से कहा जाए, बताइए भाई। चलिए, तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि ऐसे शब्द कह लो या ऐसे वाक्यांश कह लो, ठीक है, जो सामान्य रूप से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। ऐसे शब्द या वाक्यांश जो सामान्य से अलग किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मुहावरे, आपको याद रखना है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, शाह जो है ये कैसा वर्ण है, आपको बताना भाई। तालव्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है, दंत वर्ण है या ओष्ठ्य वर्ण है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, दंत में आपको 3 वर्ण आपको याद रखना है, सा, रा और ला।
यानी कि ये सरल हो गया। और आप सभी को पता है कि दांत से काटना है कोई चीज़ कैसा होता है, सरल होता है। तो ये आपकी ट्रिक बन गई कि सा रा ला सरल जो है 3 वर्ण ये किस में आएंगे भाई, दंत वर्ग में आएंगे। लेकिन पूछा जा रहा है जो शा वर्ण है ये कौन से वर्ग में है, तो आप लोग बताओगे भाई, ठीक है, तालव बताओगे। या और शा ये दोनों जो हैं आपको याद रखना है भाई, तालव वर्ग में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो पूछा जा रहा है वाक्य में कौन सा भाग आपको भाई गलत लग रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। कहाँ पर यहाँ पर त्रुटि है बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये एक पुरानी सामाजिक मान्यता है, कि यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता है और मानसिकता है कि नारी जो है, उसके बाद लिखा हो अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। तो ये सी वाले में जो है, ठीक है, त्रुटि नज़र आ रही है। पूरा वाक्य अगर आपकी बात करें तो सही कैसे होगा भाई, ये एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी जो है, उसके बाद क्या आ जाएगा, नारी स्वावलंबी बनने में अक्षम है। पूरा वाक्य आपका ये होना चाहिए। तो कहाँ पर त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी वाले वाक्य के भाग में त्रुटि है, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न शब्द युग्म के सही अर्थभेद आपको बताना है। तो मणि का यहाँ पर आपको बताना है और उसी प्रकार से मणि का आपको अर्थ बताना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है भाई, इस वाली मणि का मतलब क्या होता है, रत्न होता है। क्या होता है, रत्न होता है। और इस मणि का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग सांप कह सकते हैं, ठीक है, सांप कह सकते हैं। तो रत्न और सांप कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, और जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई बिल्कुल सही है। स्वर संधि का आपको उदाहरण बताना है, इसमें से कौन सा है। तो स्वर संधि का उदाहरण अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कौन सा होगा भाई, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले वाले की अगर हम लोग बात करें, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, अनुधन ऐषण बनेगा, अनुधन ऐषण बनेगा, ठीक। और यही तो आपकी भाई क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी, ये बात आपको याद रखना है। चलिए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, अन्वेषण वाला हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो आप लोग बताओगे यड़ स्वर संधि है भाई। कहाँ पर, यड़ स्वर संधि है अन्वेषण शब्द में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है भाई, कि मुंह से निकाली बात गुप्त नहीं रहती। इस वाक्यांश के अर्थ के लिए आपको बताना है लोकोक्ति क्या होगी, बताइए। थोता चना बाजे घना, बड़ों के कान होते हैं आंखें नहीं, होंठों निकली कोठो चढ़ी, या कखरी में लड़का गांव गुहार। तो जल्दी से करेंगे, इसका राइट आंसर भाई आपका क्या हो सकता है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इसका राइट आंसर मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती वाक्यांश, इसके लिए आपको उचित अर्थ बताना है क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ओटो निकली कोठो चढ़ी, ठीक है, ओटो से निकली यानी कि मुंह जो है ओटो से निकली, और कोठो चढ़ी यानी कि वो बात गुप्त नहीं रहती, फिर भाई वो सब में फैल जाती हैं। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर सी है बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपको बताना भाई क्या है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए एक वाक्य यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, या कि वह अपना काम स्वयं करता है। तो यहाँ पर देखिए जो स्वयं शब्द आया ना, क्या आया, जो यहाँ पर स्वयं शब्द आया, ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का ही तो उदाहरण हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए कि अलबत्ता शब्द में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। अलबत्ता में आपको बताना भाई कौन सा उपसर्ग है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अलबत्ता में, पहली बात तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अल जो है, अल आपका यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अल धनबत्ता ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। जो यहाँ पर अल जो है कौन सा उपसर्ग है, अल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको दुर उपसर्ग किस समूह में आपको बताना भाई, किसकी संधि विच्छेद करने पर दुर उपसर्ग आ जाता है, ये बात कुल मिला के आपको बतानी है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। देखिए दुस्साहस करोगे तो आएगा क्या भाई, दुस्साहस में तो भाई ये उपसर्ग आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि दुरावस्था की संधि विच्छेद क्या होगी, दुर धनावस्था होगी। तो यहाँ पर मैं आपको उपसर्ग बता देता हूँ, नीचे हलंत भी आएगा, ये भी आपको याद रखना, यहाँ पर शायद हलंत नहीं लगाए। तो दुर्धन अवस्था हो जाएगी, और दुर्दशा की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, दुर्धन दशा हो जाएगी। यहाँ पर भी हलंत आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखिए, विलोम आपको बताना है। कठिनाई शब्द का विलोम क्या होगा भाई, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो कठिनाई की बात करें, कठिनाई एक कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है भाई, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है कठिनाई। इसका अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा भाई, क्या होगा, सरलता होगा, सरसता होगा, नीरसता होगा या सरल होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, सरलता हो जाएगा, कठिनाई का विलोम सरलता हो जाएगा। और जिनका भी उत्तर ए है तो बिल्कुल सही है। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना स्वभाव मनावे, सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे, किस रस का उदाहरण है आपको बताना भाई। इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, भयानक रस, बताइए किस कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो क्या इसका राइट आंसर होगा, वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें आपको बताना है, लोकोक्ति में आपको, लोकोक्ति जो शब्द है यहाँ पर, इसमें कौन सी संधि आप लोग बताओगे भाई। यड़ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है या वृद्धि स्वर संधि है, बताइए। तो अगर हम लोग बात करें लोकोक्ति का संधि विच्छेद कैसे होगा भाई, लोकोक्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा लोक धन उक्ति हो जाएगा, लोक धन उक्ति हो जाएगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो गुण स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को उत्तर के रूप में चुन रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द का आपको बताना है भाई क्या है। देखिए, अध्याय के साथ कैसा का इस्तेमाल किया जाएगा, उपहार के साथ कैसा का इस्तेमाल किया जाएगा, सूचना के साथ कैसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सूचना एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वादी, वादी युग्म के सही अर्थ भेद का आपको चयन करना है, यानी कि वादी का आपको अर्थ बताना है और वादी का आपको अर्थ बताना है, बताइए भाई। चलिए, तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोगों का भाई क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से भाई। तो आप सभी को याद रखना है, वादी का मतलब होता है अजीर्ण और वादी का मतलब होता है वक्ता। तो इस तरह से आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए कि सर्प, मेघ, हरण किस शब्द के अनेकार्थी हैं, बताइए भाई। ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं आप लोग बताओगे, सारंग के, नारंग के, शारंग के या षडंग के। तो बात करें यहाँ पर ये सारंग के अनेकार्थी हैं, आपको याद रखना है। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है, बताइए भाई। संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, वीप्सा अलंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है, बताइए। अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीता। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें या तो संदेह होगा या भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर भ्रम पैदा हुआ है, ठीक है, संदेह नहीं है। संदेह अलग होता है, भ्रम अलग होता है। संदेह में कन्फ्यूज़न पैदा रहती है और भ्रम में क्या रहता है भाई, भ्रम में मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो जिनका भी उत्तर बी है तो बिल्कुल सही है। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में आपको वाच्य बताना भाई। वाच्य की बात करें तो वाच्य इंग्लिश में 3 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उस तरह से आपको हिंदी में 3 तरह के वाच्य होते हैं। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो और कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। तो मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे लेटा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इस प्रकार के वाक्य में हमेशा हमेशा भाववाच्य होगा। ये बात आपको याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए, तो अब आपके सामने देखिए भाई गद्यांश के प्रश्न आएंगे, ठीक है। गद्यांश से संबंधित आपको उत्तर बताना है। पढ़ते हैं हम लोग गद्यांश को। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्मवीरों को न इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरिशरंग ऊपर चढ़ चले। कठिन पथ को देख मुस्काते, सदा संकटों के बीच वे गाते, सदा है असंभव कुछ भी नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते, वे सदा ये असंभव कायरों का शब्द है। कहा था नेपोलियन ने एक दिन, सच बताऊं जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन उत्साह बिन और शक्ति बिन। तो कर्मवीरों को किस बात का वास्ता नहीं होता है आपको बताना भाई। कर्मवीरों को किस बात का वास्ता, कोई वास्ता नहीं होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गद्यांश के अनुसार मार्ग सरल है या कठिन है उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किन को, कर्मवीरों को,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही है। नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था बताइए? युद्ध करो, विजय प्राप्त करो, असंभव कायरो का शब्द है, जिंदगी व्यर्थ है। बताइए नेपोलियन ने एक दिन क्या कहा था भाई? असंभव कायरो का शब्द है, जो असंभव है कि ये काम असंभव है, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। तो ये जो है कोई वीर नहीं कहते, ये कौन कहते हैं? एक कायर बंदा ही ये कह सकता है। तो गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? कठिन पथ को देखकर कर्मवीरों की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वो क्या करते हैं? वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, कठिन पथ को देखकर कर्मवीर जो है हमेशा मुस्कुराते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के अनुसार अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। मुमुक्ष का प्रयोग किस अर्थ में होता है? मरणासन्न, मितव्ययी, मोक्ष की इच्छा या मोक्ष का इच्छुक। बताइए मुमुक्षु का अर्थ आपको बताना है यहाँ पर, क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए भाई। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मोक्ष की इच्छा होगा या मोक्ष का इच्छुक होगा? तो मोक्ष की इच्छा नहीं होगा भाई, मोक्ष का इच्छुक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मुमुक्षु है। मुमुक्षु हम लोग किसको कहते हैं? मोक्ष का इच्छुक जो होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए वैष्णव कहेंगे, सिद्ध कहेंगे, शक्त कहेंगे या शैव कहेंगे? तो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। और जिनका भी आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम नहीं है? कौन सा विकल्प आपको बताना है भाई विलोम नहीं है? बताइए इष्ट का अनिष्ट, नत का अवनत, उत्कर्ष का निष्कर्ष या संधि संधि का विग्रह। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इष्ट का अनिष्ट विलोम होगा, नत का अवनत विलोम होगा, लेकिन उत्कर्ष का निष्कर्ष जो है ये विलोम नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कैची जो है ये किस भाषा का शब्द है? बताने की कोशिश कीजिए। बताइए भाई कैची, देखिए जैसे कि कैची बहुत तेज़ होती है ना, चलाओ तो बहुत ही तेज़ी से चलती है कैची। ठीक है, तो कैची क्या है? कैची बहुत तेज़ है। तो आप लोग बता सकते हो, तेज़ शब्द से आ जाएगा तुर्की, तो कैची को हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस तरह आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि मोह शब्द का कौन सा विशेषण है? ठीक है, विशेषण क्या होता है आप सभी को पता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो है हमेशा किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेष की। जैसे मान लीजिए गोरा आदमी मैंने लिखा है, तो ये जो आदमी की विशेषता बताई जा रही है गोरे के द्वारा बताई जा रही है। और आदमी यहाँ पर क्या होगा? ये एक विशेष शब्द होगा, आपको याद रखना है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो मोह की, अगर हम लोग बात करें मोह शब्द का कौन सा विशेषण है आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए गुण के बारे में बताया जा रहा है। मोह जो है ये एक गुण ही तो है भाई, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाता है, आपको याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर सी है तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि निर्झर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या होगा? निर्झर शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है भाई, क्या होगा? बताने की कोशिश कीजिए। तो निर्झर के अगर हम लोग बात करें, प्रपात इसका पर्यायवाची होता है। और प्रपात का मतलब क्या होता है? झरना इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? झरना इसको हम लोग कह सकते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। कल हंस कला निधि, खंजन कंज कछु दिन, केशव देखी जियो। रूपक है, श्लेष है, अनुप्रास अलंकार है या भ्रांतिमान अलंकार है? बताइए। देखिए, तो यहाँ पर आप लोग पंक्ति को भाई बार बार देखोगे, बार बार क्या एक ही बार देखोगे और पहचान जाओगे। का वर्ण की जो है यहाँ पर आवृत्ति हुई है, का वर्ण की आवृत्ति हुई है। और वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर भी होती है अनुप्रास अलंकार होता है। तो जिनका भी उत्तर सी है तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है तो क्या कहलाता है? अभ्यागत कहेंगे उनको, गणमान्य कहेंगे, अतिथि कहेंगे या असामयिक कहेंगे? बताइए। अतिथि यानी कि मेहमान, तो मेहमानों का दिन और समय कभी भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम ऐसी संभावना होती है कि मेहमान जिस समय बताएं उसी समय आ जाएं। पहली बात तो बिना बताए ज़्यादातर मेहमान आते हैं, तो उनका दिन और ना समय निश्चित नहीं होता है, तो अतिथि ही तो कहलाते हैं भाई। ठीक है, अतिथि देवो भव, तो अतिथि जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए कि उर्मी और वीची
पर्यायवाची आपको बताना है किसके हैं, जल के पर्यायवाची हैं, लहर के पर्यायवाची हैं, निर्झर के पर्यायवाची हैं, या आपके आकाश गंगा के पर्यायवाची हैं, बताने की कोशिश कीजिए। तो अभी आप लोगों ने देखा निर्झर का पर्यायवाची क्या था भाई, निर्झर का पर्यायवाची था प्रपात, और प्रपात झरना भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जल प्रपात बोलते हैं तो प्रपात का मतलब क्या होता है, झरना ही तो जल प्रपात का मतलब होता है, प्रपात का मतलब। यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई उर्मी और वीची शब्द किसके पर्यायवाची हैं, तो आप लोग बताओगे लहर के पर्यायवाची हम लोग कह सकते हैं। लहर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं भाई, वीची होता है और उर्मी होता है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। व्यास सम्मान 2018 से पुरस्कृत करती, ठीक है, पुरस्कार करती है जितने लोग उतने प्रेम किस लेखक द्वारा रचित है, बताइए भाई। लीलाधर जगुड़ी के द्वारा, विनोद भारती के द्वारा, ममता कालिया के द्वारा, या मृदुला गर्ग के द्वारा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, लीलाधर जगुड़ी के द्वारा रचित है जितने लोग उतने प्रेम। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। तो अब आपके सामने भाई सामान्य ज्ञान संविधान के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चलिए इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा विषय जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो ये तो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बी में लिखा हुआ है भूमि और भवन पर कर, तो जो भूमि और भवन पर कर है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, बताइए भाई। क्या राइट आंसर होगा आपके इस प्रश्न का, बताने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी लोगों को याद रखना है अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए जो है ये 47 सीटें जो हैं ये लोकसभा में कैसी हैं भाई, आरक्षित हैं, आपको याद रखना है। तो जो लोग का भी उत्तर, जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए भाई। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए क्या स पी गुप्ता बनाम भारत संघ की गई थी, या परम आनंद कटारा बनाम भारत संघ की गई थी, या ए सी मेहता बनाम भारत संघ की गई थी, या बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ की गई थी। तो कौन सी की गई थी आप लोग बताओगे, मेहता बनाम भारत संघ की गई थी, एम सी मेहता बनाम भारत संघ की गई थी। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, या आपके फाइल आवंटन तालिका वायरस, या ओवरराइट वायरस, या मल्टीपर राइट वायरस, बताइए भाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पॉलीमार्फिक वायरस की, तो पॉलीमार्फिक वायरस जो होता है ये एक ऐसा वायरस है जो एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि किस देश ने वर्ष 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। कनाडा ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, चीन ने, या आपके भारत ने, बताइए। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो कनाडा ने मना किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। 1914 में जापानी स्टीमर जिसका नाम कामागाटा मारू है इसके प्रवेश के लिए मना किया था कनाडा ने, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर। भाई क्लास को आप सभी लोग शेयर तो करते नहीं हो भाई, तो जिन लोगों ने भी शेयर नहीं किया तो वो लोग भाई शेयर कर दे। उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी से एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों से भाई विनम्र निवेदन है, 5 सेकंड का समय आप सभी लोगों के पास है। चलिए, तो जिन लोगों ने भी शेयर किया उन लोगों का दिल से धन्यवाद। इसका उत्तर बताइए कि वर्ष 1956 में किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो किन मानदंडों के आधार पर किया गया था, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। किन मानदंडों के आधार पर किया गया था भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बाह्य और आंतरिक सुरक्षा पर नहीं, प्रशासन की सुविधा पर नहीं, भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता पर हाँ। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है 1956 में जो, ठीक है, किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर किया गया था। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। सिंगापुर, ब्रुनई, श्रीलंका, बताइए भाई। क्या आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है भाई, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए।
तो अगर हम लोग बात करें तीनों ही देश यानी कि तीनों ही आपके यहाँ पर कथन जो हैं विकल्प जो हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब इसमें आपको बताना है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? एम के गांधी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है जाने लगा है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब के भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, तो कौन सा वक्तव्य सही है ये आपको बताना है, कौन सा वक्तव्य सही है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कथन नंबर ए में लिखा हुआ है कि सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए यह राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, तो ये तो सही है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ए आपका बिल्कुल सही होगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी भाई? बताइए अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है। ठीक है, बताइए भाई। तो रेखा शर्मा ने की थी। किसने की थी? रेखा शर्मा ने की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? तो कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है ये आपको बताना है। तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन से आनुवंशिक विकार हैं। तो वर्णांधता एक आनुवंशिक विकार है, या उसके अलावा अरंजकता एक आनुवंशिक विकार है, अतिरिक्त श्राप भी एक आनुवंशिक विकार है, लेकिन मिक्सोडेमा जो है ये एक आनुवंशिक विकार नहीं है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जिनका भी उत्तर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। इस यातायात प्रतीक का अर्थ आपको बताना भाई, ये देखिए इस यातायात प्रतीक का आपको अर्थ बताना भाई, देख लीजिए एक बार। चलिए तो अगर हम लोग बात करें इसका अर्थ क्या होता है, आगे रास्ता घूम कर। देखिए भाई घुमावदार बना हुआ है, तो क्या बताया जा रहा है कि आगे आपके सामने जो रास्ता आएगा वो कैसा है भाई? वो घूम कर है, आपको याद रखना है, घूम कर आपको जाना है सावधानी पूर्वक। अगला प्रश्न देखिए भाई, इसमें भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? मिजोरम में, केरल में, असम में या आपके कर्नाटक में? बताइए। चलिए तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो केरल अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है, और सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन और वन्य भूमि या आपके गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती है, तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं? तो इसमें आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर आपका भाई क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश बनाम बदन लाल, या आपके इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, या आपके ABC बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। तो देखिए अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। चलिए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोच रहे हैं कि उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? भारत सरकार अधिनियम ने, निदेशक सिद्धांत ने, संविधान सभा ने, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने? बताइए किसने दिया है। तो आप लोग बताओगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने दिया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने क्या दिया है? गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक का प्रमुख का दर्जा दिया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़क और तलछट का अर्थ आपको बताना है किस प्रकार की भूमि है। जो जलोढ़क तलछट का अर्थ है ये आपको बताना भाई किस प्रकार की भूमि है, तो बताने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि नहीं, पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि नहीं, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। जो आपका जलोढ़क तलछट का अर्थ है वो क्या है? नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? बताइए किसे किया है, तो जल्दी से करिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग क्या हो सकता है।
तो किसे किया है भाई? केंद्रीय सतर्कता आयोग को किया है, आपको याद रखना है। किसको किया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग को किया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 973 या अनुच्छेद 79? तो अनुच्छेद 79 आपको याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं संसद के प्रावधान की बात चल रही है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो किसके सुझाव पर करते हैं बताने की कोशिश कीजिए। किसके सुझाव पर करते हैं आप सभी को पता है भाई, ठीक है। किसके सुझाव पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री के सुझाव पर किया जाता है। बिना ऑप्शन के आप लोग बता सकते हो। कैसे भाई? बिना ऑप्शन के आप लोग बता सकते हो। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी है? बताइए। तो औद्योगिक और आधारभूत संरचना संबंधी विकास तो ये है भाई। वनोन्मूलन ये नहीं है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि या आपके अविकसित देशों को कम सेवाएं? बताइए। दीर्घ, यहाँ पर बात किसकी चल रही है? ध्यान दीजिए, दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी जो है वो आपको बताना है। तो अग्रणी की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला कौन है? औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी $500 मिलियन की एक नई ऋण व्यवस्था की किस देश के साथ घोषणा की थी? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ या वियतनाम के साथ? बताइए। अभी एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रदूषित घोषित किया गया है? बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित घोषित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, यानी कि वियतनाम अगर आप लोग सोच रहे हो उत्तर होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो सही वक्तव्य को आपको बताना है कौन से वक्तव्य सही हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज़ पर किया जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो सही है। सूचना पाने के लिए पीछे क्या कारण है सूचना प्रार्थी को, ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि ए और बी दोनों ही वक्तव्य सही है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। शेयरों को बेचने और ख़रीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? शेयरों को बेचने और ख़रीदने के लिए कौन सा एक साधन है? लिखा हुआ है भाई, कौन सा साधन है? विशेष आहरण अधिकार, भारतीय डिजॉटिटर, भारतीय डिपॉजिटरी रसीद या आपके ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद? बताइए। तो यहाँ पर इवेंट डेटा रिकॉर्डर होगा, क्या होगा? तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर क्या चला जाए, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद है, अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। सामरिक प्रयोजन के लिए, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए प्रयोजन परियोजनाओं से, या सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं से के लिए जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर कूट के अनुसार आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं, और तीनों कथन बिल्कुल सही हैं ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? तो बताइए भाई किसकी स्थापना हुई, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। चलिए भाई, तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए भाई।
चलिए, तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, एडवेयर, बैकडोर, रूजकिट या बॉट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भाई क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है एडवेयर के साथ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आपको याद रखना है एक प्रकार का मॉलवेयर है एडवेयर जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, तो एडवेयर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। द्रुत मुद्रास्फीति, लागत जन मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति, बताइए भाई। ये डी वाला ऑप्शन है भाई, मंद मुद्रास्फीति, बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि लागत जन मुद्रास्फीति आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, इसमें आपको बताना है कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। कौन थे? किसारी मोहन गांगुली थे, पंडित राम अवतार थे शर्मा, या वल्लभाचार्य थे, या टी.ए. सरस्वती अम्मा थे। कौन थे आपको याद रखना है, किसारी मोहन गांगुली आपको याद रखना। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय थे। इसमें आपको बताना है भारतीय वन सेवा के कैडरों का नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, या आपके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय लोक सेवा अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है भाई वो क्या चला जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि शब्द भेदिया लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है बताने की कोशिश कीजिए। हवाला खर्च से, सार्वजनिक खर्च से, शेयर बाजार से, या कर निर्धारण से। तो किससे संबंधित है बताएंगे आप सभी लोग। तो ये जो संबंधित है ये शेयर बाजार से संबंधित है, यानी कि जो शब्द भेदिया लेन देन है जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, ये किससे संबंध रखता है, शेयर बाजार से संबंध रखता है। आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का।